नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के नए सियासी भूचाल से। अजित पवार ने एक बार फिर से बगावत की और एनसीपी दो फाड़ हो गई। अब ये लड़ाई योग्यता और अयोग्यता से भी जुड़ गई है और इन्हीं सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने थोड़ी देर पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बातचीत की है। शरद पवार ने ये बताया कि वो आज मुंबई से सतारा के लिए रवाना हो रहे हैं। वो रवाना हो भी चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कल से मैं अब किसी के संपर्क में नहीं रहूंगा। पार्टी के सभी कानूनी मसले जो हैं वो जयंत पाटिल देख रहे हैं। जयंत पाटिल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं। तो यहां पर शरद पवार ने कहा है कि जयंत पाटिल ही फैसला कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है शरद पवार की सोहित मिश्रा से? सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। Sir, just wanted to know, apart from Satara, have the MLAs tried to reach you? What exactly is happening? Just wanted a bit of detail for that. No, I have not contacted anybody, and just now leaving for Satara. I have not approached anybody. So you haven't approached anybody, but Yeah. now are we also trying to take this ahead legally, like fight in the court? What Shiv Sena did, we saw yesterday that the notices are being made as well. No, I just said I don't know. Our state president, Mr. Jayant Patil, he is aware about all these things. I consult him, but he will not be available at this time. Sir, are you also, my final question, are you also in touch with the MVA leaders, the opposition leaders? If you could tell us who all contacted you, and what about the opposition unity meet that was going to happen in Bangalore? No, nothing. We are meeting in Bangalore. Yesterday, those who contacted me was Mamata Banerjee, then secondly Nitish Kumar, thirdly Mr. Kejriwal, fourthly Mr. Congress President, then Rahul Gandhi, then Sonia Ji, Mrs. Gandhi, Karnataka CM, then Stalin, Tamil Nadu CM. So generally these leaders did contacted me, and we just discussed that we are meeting to Bangalore. I think date is changed, sometime 17, 18 Okay. or 16, 17, one of the days. And that opposition or other colleagues, we are meeting for our future course of program after our Patna meeting. Whatever happened yesterday, will this impact the relation within the family? And why do you think this entire thing happened? Because what we know is The that... question, family, there is no problem. Because in family, we don't discuss who can bring this type of political things in family. It's everybody individual his own decision. Okay, I am getting late. Okay. Thank you so much for speaking to NDTV, sir. तो महाराष्ट्र की सियासत हमेशा आपको चौंकाती है, हमेशा आश्चर्य में डाल देती है। इसके पहले हमने देखा था शिवसेना के मामले में ऐसा ही हुआ था, शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बाद अब यहाँ पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी का मामला होता नजर आ रहा है। शरद पवार कैंप ने यहाँ पर अब अयोग्यता याचिका जो है वो दाखिल की है बगावत करने वालों के खिलाफ। तो शपथ लेने वाले 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका जो है वो एनसीपी की तरफ से दाखिल की गई है। अजित पवार समेत 9 विधायकों ने कल शपथ ली थी, जिसकी तस्वीरें सीधे तौर पर आई थी राजभवन से। महाराष्ट्र इकाई के जो एनसीपी अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि विधानसभा स्पीकर को जितेंद्र आव्हाड ने याचिका सौंप दी है, जिसमें अयोग्यता का मामला जो है वो इनके खिलाफ लगाने की बात की गई है, जिन्होंने विद्रोह किया है। चुनाव आयोग को भी इस बारे में जानकारी भेज दी गई है ईमेल के जरिए। और यहाँ पर जयंत पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि अजित पवार का ये जो कदम है ये गैर कानूनी है, ये नेता पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, ये भी जयंत पाटिल ने यहाँ पर कहा है। और उन्होंने कहा है कि एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं। और यहाँ पर क्योंकि शरद पवार ये बात कह चुके हैं कि जयंत पाटिल ही फैसले लेंगे, वही एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, अब वही सबसे बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर जयंत पाटिल ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि कई विधायक जो हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है और वो वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं जयंत पाटिल ने क्या कुछ कहा है। आज राज्यपाल महोदय ने हमारा शपथ दी। काफ़ी विधायक हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि वो वहाँ गए हैं, वो उनको ठीक नहीं लगता है
और वो शायद वापस आने की इच्छा उनको जताते हैं। इसलिए आज उनके ऊपर हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का उनके खिलाफ पिटीशन नहीं कर रहे, उनको थोड़ा सा समय यानी उनके सामने क्या कागज रखे वो भी उनको मालूम नहीं, किसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया वो भी उनको मालूम नहीं। काफी सदस्य बोलते हमें मालूम ही नहीं, उन्होंने सामने 2 जन बैठे थे, वो कागज रखते थे, हम साइन करते थे, वो पूरा कागज भी पढ़ने को हमें मौका नहीं देते थे। सरकार में स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो शामिल हुए, उनके खिलाफ हमने डिस्क्वालिफिकेशन फाइल किया है और जिस क्षण उन्होंने शपथ ली उसी क्षण वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अभी हमने विधानसभा के जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, हमने जितेंद्र आव्हाड साहब को चीफ व्हिप के नाते उनको अपॉइंटमेंट दी है और वो अभी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हमने खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे सारे रैंक एंड फाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और पूरे देश के है आदरणीय पवार साहब के साथ है और रैंक एंड फाइल जब पवार साहब के साथ है, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पवार साहब के साथ है। तो इसीलिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया है कि ये लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस की है और उनके बारे में हमने जो लिखा है वो उसमें लिखा है। तो एनसीपी बनाम एनसीपी विवाद में चाहे अजित पवार के समर्थन में ज्यादा नंबर भी हो, ज्यादा विधायक भी उनके साथ हो, लेकिन जानकार क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। जानकारों का यहाँ पर ये कहना है कि अध्यक्ष होने के नाते शरद पवार जो हैं उनके पास ज्यादा शक्तियां, यानी शरद पवार विधायकों को अयोग्य ठहराने की जो मांग है वो लगातार कर सकते हैं, उसके खिलाफ हो जा सकते हैं। जो अजित पवार ने कदम उठाया है ये शरद पवार के पास ताकत है, पार्टी प्रमुख होने के नाते, चाहे अजित पवार के पास ज्यादा नंबर क्यों ना हो, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनके पास ये शक्ति है। जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत शरद पवार को ये अधिकार अभी भी मिले हुए हैं। तो 2004 में 10वीं अनुसूची में ये जो बदलाव हैं वो किए गए थे और उससे विभाजन का जो प्रावधान है वो हटाए जाने के बाद जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें से एक किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करना भी है। तो यहाँ पर जो 10वीं अनुसूची में बदलाव किए गए हैं उसके बाद ये प्रावधान जो है वो हटा दिया गया था। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो हालिया फैसला है उसके तहत भी जो अयोग्यता का मामला है उससे बचने के लिए मूल पार्टी जो है उसका विलय यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अब ये जो दोनों धड़े अलग अलग हो गए, एनसीपी जो 2 फाड़ हो गई है, इसमें कौन सा पक्ष कौन सा कानूनी पहलू है जो कौन सी कानूनी ताकत को आजमाता है और उसके बाद वो उससे भारी पड़ता है या नहीं पड़ता है ये देखना होगा। क्योंकि जो एनसीपी ने किया वो वही किया, जो अजित पवार ने किया वो वही किया जो एकनाथ शिंदे ने कुछ वक्त पहले शिवसेना के साथ किया था। तो यहाँ पर आपको ये भी हम बताते चलते हैं कि शिवसेना केस में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो दल बदल कानून है वो तब भी लागू होगा जब कोई गुट जो है वो पार्टी से अलग हो जाए, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर पार्टी में बहुमत हासिल भी अगर कर लिया है, जो कि अजित पवार जिस बात का दावा कर रहे हैं, उसके बाद भी दल बदल कानून जो है वो लागू हो सकेगा उनके ऊपर। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। 10वीं अनुसूची के तहत किसी गुट के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक होने से फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा नंबर्स भी हैं तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा दल बदल कानून लागू होने पर, और अगर कम नंबर्स भी हैं तब भी। तो दल बदल कानून जो है वो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर लागू होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यहाँ पर शिवसेना के मामले में थी। इसमें साथ ही एक ये भी है कि एक विभाजन ये नहीं दर्शाता है कि जो विभाजन के पक्ष में है वो पार्टी छोड़ देते हैं, यानी कि जो लोग अजित पवार के साथ गए हैं वो भले ही उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, ये नहीं दर्शाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब कोई समूह ये दावा करे कि वो एक ही पार्टी से है तब भी दल बदल कानून जो है वो लागू होगा। तो ये सभी बातें जब हम आपको बता रहे हैं तब आप ये रिकॉल कर पाएंगे कि अजित पवार ने क्या कुछ कहा था कि किसी को ये गलतफहमी हो रही है कि हम एनसीपी नहीं है, हम अभी भी एनसीपी हैं और हम एनसीपी के तौर पर ही आगे भी चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई समूह ये दावा भी कर रहा है कि वो एक ही पार्टी से, तब भी दल बदल कानून जो है वो लागू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से टिप्पणी की गई थी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब कुछ देखना। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जो है वो लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए। सुनील, ये जो दल बदल कानून लागू होने की बात की जा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जोड़ते हुए की जाए, तो यहाँ पर आगे किस तरफ बढ़ती हुई अब फिलहाल नजर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत?
देखिए जी, अभी तक तो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि अजीत पवार के साथ कुल कितने विधायक हैं या फिर एनसीपी के साथ कुल कितने विधायक हैं। लिहाजा अभी एनसीपी, अगर हम जयंत पाटिल के रात का भी बयान माने और रात में जो हलचल हुई और जिस तरह से जो जितेंद्र अवार्ड जो है, जो नए विरोधी दल नेता है एनसीपी ने जिन्हें नियुक्त किया है, भी उन्हें बनाया है, उन्होंने जाके स्पीकर के पास जो 9 विधायक जिन्होंने कल की मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें कि अजीत पवार भी शामिल थे, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो फिलहाल स्थिति अभी जो गेंद है फिर से एक बार विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके पाले में है। तो क्या है इस पर देखना बहुत उचित होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी बात सुनी जाए और सुनवाई की जाए। आज अब जो है कि स्थिति पैदा हो गई है। शुरू में ऐसे हमें भी लग रहा था कि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल शामिल थे, मंत्रिमंडल की शपथ के दौरान वहां पर हाजिर थे, छगन भुजबल जो कि वहां मंत्री पद की शपथ थी, तो लग रहा था कि कहीं न कहीं शरद पवार की जरूर मंजूरी होगी। कुछ देर बाद ही शरद पवार ने पवार और जो बाकी लोग हैं उनके समर्थन में नहीं है, तो उसके बाद से स्थिति काफी बदल गई है। आपको याद होगा साल 2019 में भी जब अजीत पवार ने अचानक से रातों रात बगावत करके सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी, तो एक दिन के अंदर में ही सभी बाकी विधायकों को फोन करके शरद पवार ने वापस बुला लिया था और वो बगावत फेल हो गई थी। तो क्या वो स्थिति आज भी है, ये देखना होगा। लेकिन चूंकि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल ये सभी जो है शरद पवार के खास माने जाते हैं, इनका अजीत पवार के साथ जाना ये बहुत ही सीधा सा मामला नहीं लगता है। ये मामला बहुत ही उलझा पेचीदा है। फिलहाल हमें दिखाई पड़ रहा है कि एनसीपी टूट रही है। एक तरफ अजीत पवार और बाकी लोग जिन्होंने बगावत किया, और दूसरे शरद पवार हैं जो कि जो है एनसीपी बचाने में लगे हैं, और उसका कहना है कि जो भी जिन्होंने बगावत की उनके खिलाफ पार्टी जो है अपनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों का अगर हम कल का बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनके चेहरे पे कोई शिकन परेशानी ये नहीं दिखाई पड़ रही थी, और शरद पवार भी बहुत आश्वस्त होकर जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि एनसीपी का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कह दिया, हंसते हुए कहा कि शरद पवार। और शाम को रात को जब सुप्रिया सुले की थी, तब उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार को मैं अलग दृष्टि से देखती हूँ, तो वो मेरे बड़े भाई बने रहेंगे। तो स्थिति इस बार बहुत ज्यादा उलझी हुई है। एक परिवार है, एक पार्टी है, परिवार में बगावत, पार्टी में बगावत, या फिर सब कुछ किस तरह से उलझा हुआ, ये कह पाना थोड़ा सा फिलहाल अभी स्थिति बहुत। बिल्कुल सुनील, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी शरद पवार भले ही उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, लेकिन उनके लिए स्थिति ये आसान नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार स्थिति हुई थी उससे ये बिल्कुल स्थिति अलग है। उसके लिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे जो बड़े और शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, वो भी इस बार अजित पवार के साथ नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि क्या इस बार पिछली बार की तरह विधायक वापस लौटेंगे, इस बात की गुंजाइश कम नजर आ रही है अब तक तो जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सुनील यहाँ पर जाहिर कर रहे थे कि सुप्रिया सुले कल कह रही थी कि अपने भाई के प्रति उनका सम्मान है, तो जिस तरह से हाल ही में शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तब से ये कहा जा रहा था कि अजित पवार जो हैं और ज्यादा नाराज हैं और वो बीजेपी के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और अजित पवार की बगावत जब हुई है उसके बाद सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो हुआ वो दुखद है, लेकिन अजित पवार के लिए मेरे दिल में सम्मान है, वो हमेशा मेरे भाई रहेंगे। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि विधायकों से उनकी बात हो रही है और लड़ेंगे और पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रिया सुले का यह भी कहना था कि अजित पवार का अपना फैसला है, एनसीपी पार्टी एक ही परिवार है और शरद पवार ने सभी के साथ एक परिजन की तरह ही व्यवहार किया है। तो यहाँ पर अभी परिवार के तौर पर भी स्थिति बहुत खराब बनी हुई है, चाहे वो सुप्रिया सुले हों चाहे वो शरद पवार हो, क्योंकि पार्टी को बनाए रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और परिवार को बनाए रखना भी, और इस टाइम पर वो दोनों ही बहुत ही मुश्किल साबित हो रहे हैं। आपने कहा कि दादा आपकी भाई है और आपके पारिवारिक संबंध बने रहेंगे और बिल्कुल आपके प्रोफेशनल संबंध जो है वो अलग मोड पे रहेंगे। आज अलग मोड पे आए। हाँ, तो आप जो है प्रोफेशनल लेवल पर जब वो पार्टी पर चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे या फिर जो भी क्लेम करना चाहेंगे, तो उसका आप लीगली या फिर सड़क पर उतरकर मुकाबला करेंगे, क्या किस तरह से करेंगे? मेरे ख्याल से इस बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है। और सुबह पवार साहब ने भी, अगर आपने उनकी प्रेस देखी होगी,
तो एक चीज पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जाएंगे, हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। ये चीज पवार साहब ने आज सुबह ही बोली है। तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र और देश की जनता, माई बाप जनता है, वो तय करेगी। हो सकता है ये प्रफुल्ल भाई का बड़प्पन है कि वो पवार साहब के बारे में इतना अच्छा बोले। मैं प्रफुल्ल भाई की तहे दिल से आभारी हूँ कि वो पवार साहब के बारे में आज भी इतना अच्छा बोले, और अब तक का जो रिश्ता रहा है वो निभा रहे हैं। ये सुन के मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ। यहाँ पर इस बात को लेकर अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या शरद पवार इस फैसले में साथ हैं या नहीं है। हालांकि बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा है वो सब तो नजर आ रहा है, लेकिन जब इतने बड़े कद के नेता अजित पवार के साथ बैठे नजर आए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो चाहे वो छगन भुजबल हो, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो हैं उसने खड़े किए हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि सियासी जो बदलाव हुआ है ये पूरा, उसे फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उस लिहाज से अजित पवार का ये जो बीजेपी को समर्थन देना है ये काफी बड़ा बदलाव है। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय बता रहे हैं कि आगे किस पार्टी की साख मजबूत होती हुई नजर आ रही है और किसकी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र का महाभारत है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन इसको समझने के तरीके क्या हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए, इसके आगे के मायने क्या होंगे। 2019 से ये शुरू हुआ महाराष्ट्र का महाभारत लगातार चले ही जा रहा है। नंबर 1 और सबसे मूल प्रश्न, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, एक समय था जब ये बात चल रही थी या चर्चा में थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो शिंदे गुटों का मामला है उसमें बर्खास्तगी हो जाएगी क्या कुछ विधायकों की, शिंदे गुट के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब स्पीकर फैसला करेंगे। लेकिन उसके बावजूद एनसीपी को तोड़ करके या एनसीपी का एक भाग जब सरकार में आ गया है तो शायद ये एकनाथ शिंदे के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है जितना कि ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए और मजबूत हो रहा है। आप ये देखिए कि जाहिर सी बात है, जैसे ही 2024 आएगा या उससे पहले जब बातें शुरू होंगी कौन कितनी सीट पाएगा महाराष्ट्र में, तो अब एकनाथ शिंदे उस हक से और ज्यादा सीटें नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक और विकल्प है महाराष्ट्र में जिसके साथ वो काम कर सकते हैं। तो ये है एक नजरिया देखने का। दूसरी चीज, हम जानते हैं और एनडीटीवी पे ही हमने ये खबर ब्रेक की कि जहां यूपीए का विस्तार हो रहा है, विपक्षी एकता की रणनीति बन रही है, वहीं एनडीए भी अपना विस्तार करना चाह रहा है। तो उस सिलसिले में और उस प्रयास में अगर विपक्षी एकता को तोड़ करके एनडीए को मजबूत किया जाए और एनडीए की संख्या बढ़ाई जाए, ये एक संदेश देने का या एक छवि प्रस्तुत करने का भी एक नजरिया हो सकता है राजनीति 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बात अब विपक्षी एकता की करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एक अकेली कांग्रेस है वो जितने भी संख्या लेकर के आई थी उन 2019 में अभी फिलहाल उतने अभी भी मौजूद है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में। लेकिन कब तक, ये एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कांग्रेस की कि अपना कुनबा बटोर करके रखें। और दूसरी चीज, अगर ये कर लेते हैं तो वो विपक्षी एकता की मीटिंग में अपने घटक दलों को ये बता सकते हैं कि आप हम पर हमलावर मत होइए, ये कह करके कि हम बहुत कमजोर हैं और हमें हट जाना चाहिए। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, हम ही हैं जो बचे हैं, बाकी सब टूट गए। और कर्नाटक की जीत और हिमाचल की जीत का हवाला कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और चौथी और सबसे मुख्य बात कि ये तो महाराष्ट्र में हो गया, इसका केंद्र पर क्या असर होगा। हम जानते हैं कि बातें चल रही हैं नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसके विस्तार की। तो क्या एनसीपी का जो ये नया गुट आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में, क्या इसके कुछ लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी दिखेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। यूसीसी के मुद्दे पर आज संसद की समितियों की बैठक होनी है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी समिति जो है उसकी बैठक होने जा रही है। समिति के सभापति सुशील मोदी होंगे और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सुशील मोदी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इसका राजनीति से
कोई संबंध नहीं है। बैठक के लिए कई दलों के 31 सदस्यों को यहां पर बुलाया गया है और बैठक में लोकसभा के 20, राज्यसभा के 11 सदस्य होंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, हर मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी और बैठक में विधि आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी ये समिति और उसके बाद इसे संसद में प्रस्तुत करेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और यूसीसी पर लगातार ही चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। ये समय की मांग है कि सभी लोग एकजुट होकर कानून बनाएं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। उनको ध्यान में आ गया है कि समावेशी सभी लोगों को सम्मिलित करके जो एक समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी।